एवरीवन, वेलकम टू ईडी स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की पोएम द स्नेक ट्राइंग की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन एज वेल एज poetic devices, and also I'll tell you the meanings of the hard words used in this chapter, and don't forget the homework question. सबसे पहले क्योंकि ये हमारी अभी मेरे चैनल की फर्स्ट पोएम पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पोएम्स के जो दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है फिगरेटिव मीनिंग एंड दूसरा होता है लिटरल मीनिंग। ये दोनों भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है? फिगरेटिव मीनिंग अगर इंग्लिश में बताऊं तो इट इज बेसिकली what's intended to create an image, association, or other effect in the mind of the listener or the reader that goes beyond the literal meaning. तो ये फिगरेटिव मीनिंग एक तरह से रीडर या फिर अगर आप नरेट कर रहे हो तो लिसनर के दिमाग में एक इमेज फॉर्म कर देता है एंड इट डज नॉट गो एग्जैक्ट टू द लिटरल वर्ड्स। जैसे कि कई मुहावरे होते हैं, जो हमारे इडियम्स होते हैं यानी मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती है, ये फिगरेटिव मीनिंग पर बेस्ड होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं अकल बढ़िया भैंस, इसमें वी आर नॉट गोइंग टू द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट idiom. We are actually talking about the figurative meaning. That is intelligence more than an object. So that is where figurative meaning is used. And if I talk about literal meaning, then it is the surface meaning, means to the point. यानी जो कहा जा रहा है वही है उसका एग्जैक्ट मीनिंग। यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट। ओके, अब द स्नेक ट्राइंग चैप्टर पर आते हैं। तो ये एक पोएम है जिसमें आपको मॉरल भी मिलता है। सो दिस पोएम इज अ मॉरल बेस्ड पोएम एंड इस पर मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो एनिमेशन की भी बनाकर पोस्ट कर दिया है। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आई विल ट्राई टू गिव इट हियर इन द आई बटन, और उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। सो मेक श्योर यू वॉच इट एज वेल। सो द स्नेक ट्राइंग चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि एक स्नेक है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सो द स्नेक ट्राइंग टू डू समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? दैट इज what you will find in this chapter, and we are just gonna begin with it. First of all, let us read a small description about the poem. So most of us think of snakes as fearsome symbols of death. तो हम में से ज़्यादातर लोग snakes से तो डरते होंगे या फिर उन्हें बहुत fearsome symbol समझते होंगे डेथ का, कि मतलब स्नेक से डेथ भी हो जाती है। Of course that's true, बट इस पोएम में थोड़ा डिफरेंट है, because the snake in this poem is itself a victim. बट इस पोएम का जो स्नेक है वो तो खुद ही विक्टिम है। अगर आपको विक्टिम नहीं पता देन आई विल टेल यू, विक्टिम इज द पर्सन और द एनिमल विच इज बीइंग अटैक्ड। तो जिसे अटैक किया गया है वो विक्टिम होता है। तो इस पोएम के स्नेक को अटैक किया गया है, वो खुद ही एक विक्टिम है। नाउ लेट अस बिगिन। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. तो इसमें एक स्नेक है, ठीक है, वो एस्केप करने की, एस्केप होता है बचने की कोशिश कर रहा है। किससे? परस्यूइंग स्टिक से। अब देखो यहाँ थोड़ी समझने की बात है। परस्यूइंग स्टिक, परस्यूइंग का मतलब मैं आपको बताती हूँ। परस्यूइंग का मतलब है चेजिंग। चेजिंग जैसे कि आप पकड़म पकड़ाई में या फिर इंग्लिश में कहूँ तो टैग के गेम में जैसे आप एक दूसरे को पकड़ते हो, उसे कहते हैं चेज करना। आप किसी के पीछे भागते हो ना उन्हें पकड़ने के लिए,
उसी को आप चेजिंग कहोगे इंग्लिश में। ओके, नाउ परस्यूइंग स्टिक मतलब चेजिंग स्टिक, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि चेजिंग स्टिक, अब स्टिक खुद से थोड़ी ना पकड़ने आएगी, ऑफ कोर्स somebody is there who is holding the stick. Yes, there is a person who is holding the stick. एंड यहाँ पर आता है हमारा पोएटिक डिवाइस, एंड ये है सेकेंड नंबर का पोएटिक डिवाइस, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये आपके लिए न्यू हो सकता है, सो लेट मी टेल यू, ट्रांसफर्ड एपिथेट कब यूज होता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है लेकिन वो एडजेक्टिव उस नाउन को रेफर करने की बजाय किसी और ही नाउन को रेफर करता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, चलो परस्यूइंग स्टिक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके चैप्टर से रिलेटेड है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ परस्यूइंग स्टिक में एडजेक्टिव क्या है, परस्यूइंग, ओके, ये है एडजेक्टिव चेजिंग, परस्यूइंग, ठीक है। और नाउन क्या है, नाउन है हमारा स्टिक, ठीक है। अब अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो पर्सन भी हमारा नाउन है, ओके, तो स्टिक एंड पर्सन दोनों हमारे नाउन हो गए। देन परस्यूइंग एडजेक्टिव यहाँ पर स्टिक के साथ यूज हुआ है लेकिन वो स्टिक को रेफर करने की बजाय वो रेफर कर रहा है किसको, पर्सन को जिसने स्टिक पकड़ी हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि स्नेक उस पर्सन से बचने की कोशिश कर रहा है जो उसे स्टिक लेकर चेज कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट टू लाइंस, विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, मतलब स्नेक की फोटो आपने जरूर देखी होगी, नहीं तो आप इस फोटो में देख लीजिए। स्नेक की थिन लॉन्ग बॉडी होती है एंड वो जब रेंगता है तो फिर वो कर्विंग्स बनाते हैं लाइक वेव्स, इट इज हिज zigzag मूवमेंट। तो वो अपनी बॉडी को कर्व करता है, कर्विंग्स मतलब कि एक तरह से ट्विस्ट करता है, तो ट्विस्टिंग, जिससे कि वो भाग पाए। तो ये बेसिकली आप एक अपने दिमाग में इमेज बना सकते हैं, नहीं तो आप मेरी एनिमेशन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी एक तरह से इमेज मैंने दिखाई हुई है आपको, तो फिर इट विल बी इजी फॉर यू। तो जस्ट इमेजिन कि एक स्नेक है, उसके पीछे एक इंसान स्टिक लेकर दौड़ रहा है उसे मारने के लिए, और स्नेक रेंगता हुआ भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो ये आपने इमेज अपने दिमाग में फॉर्म कर ली। नाउ आई विल टेल यू, ये आपने जो इमेज अभी दिमाग में फॉर्म की उसे कहते हैं इमेजरी। ये इमेजरी भी एक पोएटिक या फिर कह सकते हो लिटरेरी डिवाइस है। तो ये मैंने 1 यहाँ पर इमेजरी के लिए लिखा है और ये 2 यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट के लिए लिखा था, ओके। तो ये जो इमेज आपने दिमाग में फॉर्म की उसी को हम इमेजरी कहते हैं। So basically, imagery is when you form an image in your mind or when an image is automatically formed in your mind. जैसे कि आपका कुछ लाइफ में एम होगा, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर या फिर किसी को कोई और प्रोफेशन परस्यू करना होगा। तो आपका जो एम है, सपोज अगर डॉक्टर है तो फिर आपके दिमाग में एक इमेज बनती होगी जब आप अपने एम के बारे में सोचते होगी। Maybe you would be seeing yourself wearing a white colored coat of doctors and standing in a hospital, treating people, doing their treatments and everything. तो वो आपकी एक इमेज बन गई दिमाग में, एंड ऐसी आपके और प्रोफेशंस की भी बनती होंगी तो उसे हम इमेजरी कहते हैं। तो वो इमेजरी डिवाइस यूज हो गया वहां पर। देन हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, तो पोएट कहते हैं कि ये जो स्नेक है जब ये भाग रहा है रेंगता हुआ, तब ये कितनी ब्यूटीफुल एज वेल एज ग्रेसफुल शेप्स बना रहा है। You just look at his fascinating shapes. I'll again show you the picture for your convenience. Just see. Then he says, he glides.
Glides means slides. Okay, SLIDES. Gliding and sliding are same. He glides through the water away from the stroke. तो ये वाटर से ग्लाइड करता है स्ट्रोक से अवे. अच्छा, अब यहाँ पर हमारा तीसरा पोएटिक डिवाइस आ गया, बिकॉज मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो कि थर्ड पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन. दिस इज आई डोंट थिंक इज न्यू फॉर यू, बिकॉज पर्सोनिफिकेशन आप पहले पढ़ चुके होंगे. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी एनिमल को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हो. तो जैसे कि यहाँ पर पोएट ने लिखा है ही ग्लाइड्स. अच्छा, अब स्नेक ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जो ही लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी पोएट ने ही लिखा है, तो मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है पोएट ने. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. नाउ इसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा है ओ लेट हिम गो over the water into the reeds to hide without hurt. तो यहाँ पर him लिखा है. अब him क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी पोएट W.W.E. रॉस स्नेक को पर्सोनिफिकेशन का यूज करके रेफर कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का फिर से यूज हुआ है. तो अब इस लाइन में पोएट कहते हैं कि प्लीज उसे जाने दो. तो पोएट विशेस की स्नेक बच जाए. एंड पोएट कहाँ से जाने के कहते हैं, देखो थोड़ा सीन डिस्क्राइब हो रहा है. जस्ट इमेजिन वंस अगेन कि पोएट कह रहे हैं कि उसे वाटर के ऊपर से रीड्स के अंदर छुपने दो बिना चोट लगे. तो रीड्स अब आपको न्यू लग रहा होगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू. रीड्स आर बेसिकली प्लांट्स नियर वाटर, और इफ यू describe it in long, then it can be referred as the hollow stems of tall, stiff plants growing together in groups near water. Okay, तो basically short में कहें तो water के पास के plants को reeds कहा जा रहा है. तो poet wish करते हैं कि वो snake अपने आप को बचा पाए, और जो person उसके पीछे भाग रहा है stick लेकर, वो उस snake को छोड़ दे. अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर आती है. अब आपको स्नेक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा. ओके, यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्नेक इन द अपकमिंग 2 lines. Just read them carefully. Small and green, he is harmless. सी, एक तो यहाँ पर फिर से ही आ गया. अगेन इट्स एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. देन यहाँ पर आप देख सकते हो स्नेक को क्या कहा जा रहा है, स्मॉल और ग्रीन. तो स्नेक किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, और छोटा सा है, और वो पूरी तरह से हार्मलेस है. मतलब कि वो बच्चों तक को हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन स्टिल पर्सन उसके पीछे स्टिक लेकर उसे मारने के लिए दौड़ रहा है. एंड यहाँ पर एक और हमारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो है एलिट्रेशन. CH ही इज हार्मलेस. तो यहाँ पर 2 H आ गए. एंड एलिट्रेशन आपको याद होगा, एलिट्रेशन कब यूज होता है, जब सेम लेटर से 2 या उससे ज्यादा वर्ड्स बिगिन हो रहे हों, एंड इट इज इन अ सीक्वेंस. ये नहीं कि यहाँ पर ए से अलॉन्ग वर्ड बिगिन हो रहा है और यहाँ पर अवे बिगिन हो रहा है तो ये एलिट्रेशन हो गया. नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. इट इज जब 2 या उससे ज्यादा वर्ड्स सीक्वेंस में सेम लेटर से बिगिन हो रहे हो तो एलिट्रेशन वहां पर यूज होता है. ओके, गॉट इट. नाउ अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देना. पोएट क्या विश कर रहा था कि वो स्नेक रीड्स में जाकर छुप जाए. अब रीड्स में ही क्यों छुपे, और रीड्स में क्या उस ह्यूमन बीइंग को दिखेगा नहीं, वो स्नेक नहीं दिखेगा, बिकॉज हमने जस्ट अभी पढ़ा कि वो ग्रीन कलर का है स्नेक. एंड रीड्स क्या है, प्लांट्स. प्लांट्स तो आपको पता है ज्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं. तो
पोएट विश कर रहा है कि वो ग्रीन कलर का स्नेक उस वाटर के पास के प्लांट्स में छुप जाए एंड कैमोफ्लाज कर जाए, जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग उसे पकड़कर हर्ट ना कर पाए. Then, along the sand he lay until observed and chased away. तो जब तक उस स्नेक को ऑब्जर्व यानी नोटिस नहीं किया गया था, तब तक वो स्नेक आराम से अपने सैंड पर लेटा हुआ था, उसने कुछ हार्म नहीं पहुंचाया था. बट जैसे ही उसे नोटिस कर लिया गया, उसको चेस करने लग गए वो ह्यूमन बीइंग एंड उसके पीछे भागने लगे. तो स्नेक को भी अब अपनी लाइफ सेव करने के लिए तो उसे भी भागना पड़ा. एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. तो अब वो स्नेक जो है वो वैनिश यानी डिसअपियर हो गया. कहाँ डिसअपियर हो गया? ग्रीन स्लिम रीड्स में. और ग्रीन स्लिप रीड्स के रिपल्स में. रिपल्स क्या होते हैं? रिपल्स आर बेसिकली द स्मॉल waves, or you can say a series of waves which are on the surface of the water. तो ग्रीन कलर के पतले प्लांट्स के अंदर स्नेक कैमोफ्लाज कर गया. अच्छा, अब ये सारे पोएटिक डिवाइस तो मैंने आपको बता दिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस मैं आपको अब बताऊंगी. सो इट इज बेसिकली enjambment used in this entire poem. तो इस पूरी पोएम के अंदर enjambment पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है. अच्छा, अब आपको enjambment नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ. enjambment का यूज आपके पहले की भी कुछ पोएम्स में हो चुका है क्लास 9th की. तो enjambment इज बेसिकली जब किसी एक लाइन से पोएट अगली लाइन पर पहुंच जाए बिना किसी पंचुएशन के. मतलब ना कॉमा लगाया, ना हाइफन लगाया, ना फुल स्टॉप लगाया, ना और कोई पंचुएशन मार्क लगाया, तो तब इंजैम्पमेंट होता है. जैसे कि आप देख सकते हो इस पूरी पोएम में सिर्फ एक दो जगह पर ही पोएट ने पंचुएशन का यूज किया है लाइन के एंड में. नहीं तो वो ज्यादातर बिना कोई पंचुएशन लगाए वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए. जैसे फर्स्ट लाइन का एग्जांपल ले लो, द स्नेक ट्राइंग. इसके बाद यहाँ कोई पंचुएशन है नहीं है, लेकिन पोएट सीधा किस पर पहुंच गए? सेकेंड लाइन पर पहुंच गए. फिर सेकेंड लाइन के बाद वी कांट सी एनी पंचुएशन. थर्ड के बाद नहीं है. फोर्थ के बाद यहाँ पर भी नहीं है. उन्होंने बीच में यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, बट नेक्स्ट लाइन वहीं से स्टार्ट कर दी. वो स्पेस देकर दूसरी लाइन पर नहीं गए. So here's enjambment used in most of the parts of this poem. So this was a bonus tip for you, and it is really nice that you watched the video till the end. So this was a fantastic poem, The Snake Drawing, written by W.W.E. Ross. And wait, where are you leaving? Here's the homework question for the day. So the homework question for this video is right in front of you, and it is basically, was the snake pretending to be harmful? Means क्या snake acting कर रहा था? Pretending means एक तरह से acting. तो क्या snake acting कर रहा था harmful होने की? क्या snake ने कुछ भी ऐसा शो किया था जिससे कि लोगों को लगे या आपको लगे कि वो हार्मफुल है? You just have to tell yes or no, and then if yes, then why, and if no, then why not. So do comment its answer in the comment box below, and जो भी करेक्ट आंसर देगा मैं उनका नाम अपनी वन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस के होमवर्क हीरोज सेक्शन में लूंगी. सो आई जस्ट होप कि आप लोग करेक्ट आंसर दें. एंड अगर आपको होमवर्क हीरोज के बारे में नहीं पता है देन इट्स ओके. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं ट्राई करूंगी आई बटन में लगाने की.
Okay, now it's time for telling you the answer of my previous video's homework question. तो इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी द स्नेक ट्राइंग की एनिमेशन वीडियो, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था वेयर डिड द स्नेक हाइड आफ्टर बीइंग स्पॉटेड। मतलब कि जब स्नेक को ढूंढ लिया गया था, उसे नोटिस कर लिया गया था, फिर स्नेक कहाँ छुप गया था, कैसे वो अपनी जान बचा पाया। तो अब मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ. Its answer is after being spotted, the snake hid. That is, actually, he camouflaged in the reeds because he was green in color and reeds were also green. So, reeds आपको मैंने बताए थे, reeds are the plants near water. So, that was the answer of my previous video's homework question. Now, just tell me the answer of this video's homework question in the comment box below. I'll see you in my next video. So that was all for this video. I hope you liked it. Thank you very much for watching.